वैसे ही वहां पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज होता है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये एक किसी भी देश के लिए गर्व की बात होता है कि जो दूसरे देश में हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में कई सारे डील होते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डील थे, जिसमें 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे देता है और ये लगातार, इसे बंद करने की भी जरूरत नहीं होती है। राजस्थान का रावत भाटा जो था लगातार 2 साल तक चला था, उसे बंद भी करने की जरूरत नहीं थी। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसका सबसे खतरनाक एरिया इसका कोर होता है जहाँ यूरेनियम होता है। इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इसे बहुत बड़ा कंक्रीट से ढक के रखना पड़ता है। इसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, इसे आशा का धातु भी कहते हैं। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है। यूरेनियम इसमें इससे महंगा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं होता है। इससे एनर्जी ज्यादा निकलती है। अब इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिस वजह से बिजली बनाया जा सकता है। तो रसिया के साथ हमें 6 पावर प्लांट की जरूरत है, क्योंकि इंडिया डे बाय डे डेवलप करते जा रहा है और हमारे इंडिया में हर चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, तो बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इसकी भी जरूरत है। साथ में रसिया ने भारत के साथ बहुत संभवतः हो सके तो इस डील को करेगा, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। हालांकि रसिया के पास शिपिंग न्यूक्लियर प्लांट की बहुत एक्सपर्टीज है, उसके पास परमाणु पनडुब्बियां बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही बिजली घर को पानी वाली जहाज में ये लोग फिट कर देते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे पानी वाली जहाज में फिट कर देंगे और बाकी उसमें जो भी सिस्टम है लगा देंगे। और शिप ऊपर से नॉर्मल दिखेगी, अंदर से ऐसा होगा, शिप ऐसे दिखेगी, बाहर से यहाँ पे होगा। अब इस शिप को किसी भी जगह पे हम मूव करा सकते हैं। सपोज कि अगर केरल में बिजली पे अटैक हो गया और केरल की बिजली सप्लाई खत्म हो जाती है, तो इस जहाज को केरल के पास जाएंगे और जैसे ये क्रेन लगा है ऐसे ही तार लगा देंगे यहाँ पे ग्रिड, और उसे ग्रिड से जोड़ देंगे। एक बार जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ जाती है तो आपका मन, आप जहां मन वहां भेज दीजिए। जैसे रेलवे लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, वैसे बिजली लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड से जोड़ सकते हैं, तो इसका बहुत फायदा। इसकी क्षमता है 800 मेगावाट। पटना शहर की औसतन जो बिजली खपत है पूरे पटना जिला की 800 मेगावाट है औसतन। गर्मी में कभी बढ़ जाता है, ठंड में थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे एसी वगैरह का जरूरत होता है। तो एक शहर को ये अकेले बिजली सप्लाई कर सकता है। अब मूव करके इधर से उधर चला जाएगा। तो रसिया से इसकी भी डील लगभग तय मानी जा रही है यहाँ पर। और इसी बीच जब यहाँ पे डील हो ही रहा था, तो रसिया से 2 ट्रेन कोयला को लेकर इंडिया पहुंची। अब यहां से कोयला को लेकर इंडिया कैसे पहुंची, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लेके ये ट्रेन रसिया से होते हुए यहां पर कजाकिस्तान, ये जो काकेशस पर्वत है, इसे पार करके ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचती है। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद फिर वहां से मुंबई पहुंच जाती है। तो यहां से ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है। इसी में यहां पर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जाता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये भी यहीं से गुजर सकता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर दुबई, सऊदी अरब ये होते हुए यहाँ से निकल सकता है। लेकिन इन दोनों इतने बड़े बड़े ट्रेड रूट के लिए भारत के पास मुंबई बंदरगाह उतना गहरा नहीं है। इसलिए मुंबई बंदरगाह से बहुत गहरा बनाने के लिए और वर्ल्ड लेवल का बंदरगाह एयर सीपोर्ट बनाने के लिए वहां पे मुंबई से थोड़ी दूरी पे वाधवन पोर्ट बनाया जा रहा है। वाधवन पोर्ट जो है ये टॉप दुनिया के, एशिया के जितने बड़े बंदरगाह उसमें टॉप 10 में ये आएगा। इतना बड़ा इसे बनाया जा रहा है। इस समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर में बनाया जा रहा है, ताकि गहराई वहां ज्यादा हो और बड़े से बड़े शिप को लाया जा सके यहाँ पर। तो ट्रेड इतना बेहतरीन बढ़ रहा है यहाँ पे। ये पोर्ट अगर बन जाएगा तो हम लोगों की कोलंबो पोर्ट से निर्भरता घट जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े जहाज को हमें कोलंबो पोर्ट पे भेजना पड़ता था, वहां से फिर अनलोड करके मुंबई लाना पड़ता था, क्योंकि मुंबई बंदरगाह उतना भी गहरा नहीं है। हालांकि कांडला जो है वहां पे नवासीवा जो है, नवासीवा बंदरगाह आधुनिक है, लेकिन उससे भी बेटर बनेगा ये वाधवन पोर्ट यहाँ पर। तो अभी ये कोयले से भरी जहाजें आ गई हैं। इसी बीच हम लोग की डील होती है रसिया के साथ। रसिया हमें ऑलरेडी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है। S-400 जो है 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को मार सकता है। ये एक किसी भी जहाज या मिसाइल को मारने के लिए काउंटर में 2-2 मिसाइल छोड़ता है, ताकि एक से मिस हुआ तो दूसरा उसे मार सके। बट इसका रडार जो होता है वो 600 किलोमीटर देख सकता है, लेकिन 400 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो मार के गिरा देगा। इतना पावरफुल है। दुनिया का सबसे पावरफुल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है। अब भारत के पास ऑलरेडी S-400 है, लेकिन ऐसा डील हो रहा है कि बहुत जल्दी भारत को रसिया जो है भारत को S-500 भी दे देगा। S-500 की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। अभी S-500 को केवल रसिया यूज करता है, उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप समझिए कि हम लोग अगर ये एयर डिफेंस S-500 मिल जाता है, तो अगर हम इसे अमृतसर
पे रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई जहाज नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उतनी अंदर तक वो देख सकता है और वहां पे मिसाइल से हमला कर सकता है। चाइना के पास भी ये सिस्टम है, लेकिन चाइना के पास केवल S-300 है, यानी ये केवल 300 किलोमीटर मार सकता है, और हमारे पास S-400 ऑलरेडी है। ऑलरेडी है चाइनीज भाई लोग, तुम समझो ध्यान से, हमारे पास S-400 पहले से है, S-500 आने वाला है। तो इसका मतलब अगर हम लोग सामने सामने की लड़ाई हो तो उसकी एयरफोर्स कितनी भी तगड़ी हो, वो मैक्सिमम हमारे अंदर 300 किलोमीटर पेनिट्रेट कर सकता है, और हम लोग उसके अंदर 500 किलोमीटर कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर डील है भारत और रसिया के बीच में, जो दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, क्योंकि S-500 केवल और केवल रसिया यूज करता है और किसी को नहीं दिया है। रसिया ने तुर्की को भी S-400 दिया था, जिसपे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था। तो हम दोनों के रिश्ते बहुत बेहतरीन होते जा रहे हैं। हालांकि बहुत दबाव बनाया गया, रसिया ने अपनी ओर से ऑफर भी किया है। SU-57 SU-57 सुखोई क्या ये विमान है, ये बहुत बेहतरीन जहाज है, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से होता है, स्टील्थ रडार में नहीं आते हैं। इसे अमेरिकन जहाज F-22 रैप्टर से तो ना किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है। तो भारत इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है और नहीं भी, उतनी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन रशिया की ओर से ये खुला ऑफर किया गया है हमारे लिए। यहाँ पे राफेल वगैरह से तो ये तगड़ा है। एक्चुअल हर जहाज की अलग अलग काम होता है। जैसे सड़क पे देखते होंगे, जो काम टेम्पू कर सकता है वो ट्रक नहीं कर सकता है, जो काम बाइक करेगा वो कभी बस नहीं कर सकता है। तो ऐसे कहिएगा कि बताइए, आप ही से कोई पूछेगा कि मोटरसाइकिल अच्छा, फोर व्हीलर अच्छा, कार अच्छा कि बस अच्छा, आप क्या कहिएगा भाई? जरूरत जिस चीज की है वो है। वैसे ही लड़ाकू जहाज में अमूमन ऐसे कॉमन मेंटेलिटी क्या होती है, जो एडवांस है वही अच्छा है। कुछ बम्बर होते हैं जो बम गिराते हैं, कुछ स्ट्राइकर होते हैं जो बम नहीं गिराएंगे, तड़तड़ा के मारेंगे, सब डॉग फाइट के काम में आएंगे। कुछ रिकॉनेसेंस मिशन में आते हैं, दूसरे देश में घुस के निगरानी करने में। कुछ दोनों काम कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, रिकॉनेंस भी कर सकते हैं, बम भी गिरा सकते हैं, मल्टी रोल काम कर सकते हैं। जैसे राफेल एक मल्टी रोल जहाज है। तो सबका अलग अलग होता है यहाँ पे। ये एयर सुपीरियरिटी के लिए है, एकदम स्टील्थ है, स्ट्राइकर जाएगा एकदम कहीं पे भी बम गिरा के आ सकता है, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली होता है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी हमारा तो HAL बना रहा है, अभी तक तेजस कंप्लीट नहीं कर पाया। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, अच्छा भी नहीं लगता है बार बार बोलने में कि तेजस कंप्लीट नहीं हुआ। आज से बन रहा है, सोचा 40 साल से तेजस बन रहा है, अब ये लोग का इंजन पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ये भी एक दर्शाता है। हालांकि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होने से थोड़ा सा कोई भी चीज़ बड़ा तेजी से एक्टिवली काम करते रहता है। देखिए, इतना दबाव भारत पे बनाया जा रहा था, वेस्ट ने पूरी कोशिश किया दबाव बनाने की, बहुत सारी धमकियां दी गई अमेरिका और भारत यूरोप की ओर से कि भारत को सैंक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया जो है वो इसका अध्यक्ष बना है, उसने भारत का बचाव किया और कहा है कि वेस्ट मीडिया ने भारत पे बहुत ज़्यादा दबाव भी बनाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली वेस्टर्न मीडिया का अलग नेरेटिव है, वो अपने हिसाब से सोचता है यहाँ पे। अब सोचिए ना, ईरान के मिलिट्री को उसने आतंकवादी घोषित कर रखा है। मतलब आतंकवाद का कोई परिभाषा ही नहीं रखा है। इस हमारा ईरान से अच्छा संबंध है, ईरान हमारे भारत के लोगों को, और या ईरान और भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, और उसका दोनों का ट्रेड बैलेंस भी अच्छा है, पेट्रोलियम लेते हैं। अब वहाँ की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो इसको BSF कहता है, जैसे हमारे यहाँ BSF है, उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो उनको कहना है कि रसिया जो है ना, अब ध्यान से समझिए, रसिया अगर यूक्रेन पे हमला किया तो कहता है रशियन एग्रेशन, रशिया ने हमला किया, एग्रेशन। और अमेरिका आके अफगानिस्तान पे मार दिया तो अमेरिकन एग्रेशन नहीं, अमेरिकन एक्शन ऑन टेररिज्म। बताइए, इन लोग की तो गजब गजब की विचारधारा होती है। सही है तो इनके गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। तो रसिया ने भारत का हमेशा से बचाव किया है और ज़रूरत भी है, और भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में, रसिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की भी वकालत किया है यहाँ पर। तो ये सब की वजह से कोई दबाव के खास असर न रसिया के रिलेशन पे पड़ा और न रसिया के ट्रेड पे पड़ा। रसिया के पास बहुत ज़्यादा ऑयल भंडार है, तो ये ऑयल रिजर्व को हम लोग टैंकर्स में से रख के और भारत तक इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा खपत है पेट्रोलियम का, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जब यूक्रेन और रसिया विवाद नहीं हुआ था तो हम लोग रसिया से जो तेल खरीदते थे वो 1 लाख बैरल पर डे खरीदते थे। बैरल मतलब कौन चीज है? ड्राम को बैरल बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कितने लीटर आते हैं, 159, 159 लीटर को एक बैरल कहते हैं। तो हम लोग रसिया से पहले 1 लाख बैरल पर डे तेल खरीदते थे, 1 लाख बैरल पर डे। अब जब विवाद हुआ तो वेस्टर्न मीडिया ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, वेस्टर्न ने दबाव बनाया कि इतना तेल क्यों खरीद रहे हैं, इससे तो फंडिंग होगी यूक्रेन की, युद्ध की, वहां के लोग मारे जाएंगे। तो भारत ने 1 लाख बैरल से बढ़ा के 19 लाख बैरल पर डे कर दिया।
19 लाख बैरल पर डे, हम कन्वर्ट कर देते हैं 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन। तो हम लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं ना, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं। अब वेस्टर्न पागल है सब, वेस्टर्न मीडिया ले यार ये भारत को किया क्या जाए है, न ये अमेरिका का सुन रहा है न यूरोप का सुन रहा है। तो भारत विश्व गुरु है, गुरु नहीं सुनता है जल्दी किसी का। हम लोग को अपना नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका बेअसर हो गया यहाँ पे। हालांकि वेस्टर्न लोगों ने, यूरोप ने बहुत गलत किया। अलग अलग जगहों पे रूस के एसेट्स थे, कुछ यूरोप में थे, कुछ अमेरिका में थे। उनके जो फॉरेन रिजर्व थे, पैसे, विदेशी मुद्रा भंडार थे, लगभग 300 बिलियन डॉलर। ये 300 बिलियन डॉलर को यूरोप और अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो इस पैसे को निकाल सकते हो। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी अमेरिका में अपने गोल्ड रिजर्व को वापस लेके आया। यहाँ पर इन पे कभी भरोसा करने लायक नहीं है। दे आर एकदम, इन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास कोई एथिक्स नाम की चीज नहीं होती है। इन्होंने 25 लाख बंगालियों को भूखे मरने दे दिया जब हम गुलाम थे तब। इन्होंने छोटे बच्चे को गोली मारा जलियांवाला बाग में। और इनको अगर खरोच आ जाएगी ना तो दुनिया, पूरी दुनिया खोपड़ी पे उठा लेंगे। इनके पास कोई एथिक्स नहीं होता है, किसी को मार देंगे, किसी से कुछ भी कर देंगे। इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अब इसका, हालांकि इसका बस एक देश ने विरोध किया था, किंग सलमान जो सऊदी अरब के। हालांकि सारे देशों को इसका विरोध जताना चाहिए। इस तरह से कोई किसी का पैसे हड़प लेगा यहाँ पे। हालांकि लाख विरोध के बावजूद रसिया के व्यापार में कमी नहीं आई, क्योंकि रसिया पिछले 4 सालों से, 4 साल नहीं, 2014 से ही रसिया जब क्रीमिया को कब्जा किया था, उसी समय से यूक्रेन से लड़ाई के लिए वो पूरी तरह से कमर कस लिया था। इसमें गलती यूक्रेन की भी है। अब यूक्रेन को सोचना चाहिए कि अमेरिका जो है रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो रूस के दुश्मन को आप अमेरिका, रूस के सिरहाने बैठाइएगा तो क्या करेगा। तो वो पहले से तैयारी में था, इस वजह से रसिया में कोई दिक्कत नहीं आई है। रसिया का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो 8.5%, 8.6% के ग्रोथ से जा रहा है। जो उसका फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये बॉन्ड है, वो सब 8.7% के ग्रोथ से जा रहा है। जीडीपी उसका है 10.9% के ग्रोथ से जीडीपी जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, जो भी रियल इस्टेट के कंस्ट्रक्शन होते हैं, 6.6% के ग्रोथ से जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि रसिया पर इन सैंक्शंस का कोई खास असर नहीं पड़ा, और ना ही भारत और रसिया के रिलेशन के बीच में कोई भी इस टाइप का असर पड़ा है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। आई होप समझे होंगे। अब यूपीएससी का